आईपी है विच इज 2.2.2.254। ये आपके इंटरनल को सर्वर्स पड़े रेड और ब्लू, इन दोनों सर्वर्स को हमने एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, उस ग्रुप को नाम दे दिया HTTP पूल का। और इस HTTP पूल के लिए हमने जो वर्चुअल सर्वर का आईपी डिफाइन किया वो किया 2.2.2.2, यानी बाहर से जो बंदा इसको एक्सेस करेगा उसको इस सर्वर के में से किसी, इस पूल में से किसी एक सर्वर की एक्सेस मिल जाएगी। अब जो क्लाइंट बाहर से आता है, प्रॉब्लम क्या होती है, पहले हम जरा प्रॉब्लम देख लें। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई तो उसमें सोर्स था क्लाइंट का अपना आईपी, डेस्टिनेशन था ये वर्चुअल सर्वर का आईपी। भाई वर्चुअल सर्वर के आईपी पे आई तो लोड बैलेंसर ने किसी एल्गोरिथम के थ्रू ये रेड सर्वर चूज कर लिया, जो भी आपने एल्गोरिथम डिफाइन किया होगा उसके मुताबिक उसने लेट से ये रेड सर्वर चूज कर लिया। जब ये रिक्वेस्ट आगे जाएगी तो इसमें डेस्टिनेशन तो होगी ये 1111, ये रेड का आईपी। सोर्स क्या है इसके अंदर 33। अब ये प्रॉब्लम है, क्यों भाई, इसका जवाब में वो जो इनका गेटवे है ना वो ट्रैफिक उस पर भेजता था, राइट। तो अब इसका गेटवे हम क्या डिफाइन करते हैं, इसका गेटवे राउटेड मोड में हम बेसिकली डिफाइन करते हैं इनका ये वाला आईपी जो इंटरनल आईपी है, इसके ऊपर आईपी। डिफॉल्ट गेटवे फॉर द रेड एंड ब्लू सर्वर इज दिस 112.254, ठीक है। तो अब क्योंकि वापस ट्रैफिक ने जाना है जिसमें डेस्टिनेशन 333 है, तो जो पैकेट वापस आएगा वो अपने गेटवे की तरफ फेंक दिया जाएगा। गेटवे हमने डिफाइन किया हुआ ये वाला, वो अकॉर्डिंगली इसके पास आएगा और ट्रैफिक यहां से ऑनवर्ड वापस क्लाइंट के पास चले जाएगी। तो राउटेड मोड में इस तरीके से हम उस मसले को हल करते हैं जो टीसीपी सेशन के ना बनने की वजह से हमें फेस करना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी एसनेट हमें क्यों चाहिए होता है? एसनेट इसलिए चाहिए होता है कि अगर हमारा डिफॉल्ट गेटवे मिसाल के तौर पे इस तरह से हो कि इन दोनों का डिफॉल्ट गेटवे मैं कहता हूं ये वाला है और क्लाइंट और इन दोनों के अगेंस्ट मैंने वर्चुअल सर्वर का आईपी ये डिफाइन किया हुआ है। अब क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी, डेस्टिनेशन होगी मेरी वर्चुअल सर्वर की, सोर्स मेरा इस क्लाइंट का है। भाई ये लोड बैलेंसर बेस्ड ऑन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम ट्रैफिक को किसी एक सर्वर के हवाले कर देगा। मिसाल के तौर पे उसने कहा ब्लू के पास चले जाओ। अब इसमें इस पैकेट में सोर्स है 333। अब की बार मुझे बताओ इस केस में हमने गेटवे क्या डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर रेड और ब्लू सर्वर का, वो क्या हुआ है 111254, जो कि F5 पे नहीं है, वो कोई डिफरेंट राउटर है या कोई और डिवाइस है। तो अकॉर्डिंगली जो रिटर्न ट्रैफिक है वो गेटवे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी गेटवे की तरफ? क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है उसके अंदर 33। तो डेस्टिनेशन क्या है, लोकल सेगमेंट तो नहीं है ना ये वाला। तो डेस्टिनेशन जब अननोन हो तो ट्रैफिक कहां जाती है, गेटवे की तरफ। तो गेटवे से होती हुई ट्रैफिक यहां जाएगी, इसकी वजह से सेशन नहीं बनता। इसका हल क्या है? इसका हल हमें देखा था सोर्स नेट में, क्या कि हम ये जो गेटवे है उसकी बजाय हम ये करते हैं कि ट्रैफिक आती है, हमने यहां पर एक सोर्स नेट आईपी डिफाइन किया होता है 11100, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी ट्रैफिक आएगी उसका सोर्स एड्रेस तब्दील कर दो, किससे, इस आईपी से। और ये आईपी कहां डिफाइन हुआ होता है, F5 के ऊपर। अब जब ये ट्रैफिक आगे हिट की जाएगी सर्वर के ऊपर किसी एंड सर्वर पे, तो इसमें जो सोर्स है वो कौन सा है, वो सोर्स ये वाला आईपी है एसनेट का। यानी दूसरे लफ्जों में आपने जो ओरिजिनल सोर्स था उसको ट्रांसलेट कर दिया, ओरिजिनल सोर्स को आपने ट्रांसलेट कर दिया इस सोर्स के अंदर, इसीलिए इसको एसनेट कहा जाता है, सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। भाई इसमें ट्रांसलेशन का हमें फायदा क्या हुआ, अब रिटर्न ट्रैफिक जो है वो वापस F5 की तरफ जाएगी ना कि गेटवे की तरफ। रिटर्न ट्रैफिक F5 पे आई और अकॉर्डिंगली आपका सेशन मुकम्मल हो गया। ये आपका एसनेट मोड है। तो ये दो डिप्लॉयमेंट के मोड्स हैं जिनको हम F5 में इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब इसके साथ आप बराए मेहरबानी वो कंफ्यूज ना करें चीजों को जी, और अगर आप वो बताना चाहते हैं फिर आप हमें सॉलिड सबूत के साथ बताएं कि जी ये चीज है। लेकिन कासिम भाई अभी कंटिन्यू कर सकते हैं आप।
सर अभी करवा दूं? उमर जो है सवाल क्या बात हाँ, भी सवाल आपका क्या है उमर? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वनफाम। हाँ जी, सवाल आपका सर सवाल मैंने हाँ हेलो। हाँ जी। जी जी सर। जी सर, मैंने ये कहना था कि हमारा जो और जो हमारा राउट मोड है उसके अंदर हमारा गेट पे चेंज यार आपकी हो आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही, सारों को नहीं आ रही। जाता है। आपकी आवाज उमर ब्रेक कर रही है, आपकी आवाज मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर। हाँ भाई बोले ना। सर मैंने ये कहना था नहीं उमर, कि जो हमारा चलें कासिम भी आप कंटिन्यू करें यार, अगर सर जो एन पॉथ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि आपने बताया कि दो मोड हैं, तो ये एक्चुअल में नेटवर्क पॉथ कॉन्फ़िगरेशन जो राउटर मोड है वो सर आवाज़ आ रही है? सर जो एन पॉथ कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो दो मोड आपने बताए हैं उसमें से एन पॉथ कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क पॉथ कॉन्फ़िगरेशन वही राउटर मोड है, और दूसरा एसनेट। उसके बाद है जीटीएम, जीटीएम लोड बैलेंसर, बैलेंस ट्रैफिक फॉर एप्लीकेशन सर्वर्स अक्रॉस डेटा सेंटर्स। GTM is used as an intelligent DNS servers handling DNS resolution based on intelligent monitors and F5's on iQuery protocol used to communicate with the big IP F5 devices. It is used in multiple data center infrastructures deciding where to resolve the request traffic to. जो LTM है ये डेटा सेंटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं सर्वर्स के लिए, और जो GTM है ये मल्टीपल डाटा सर्वर्स, जो मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी के लिए यूज करवाए जाते हैं। नहीं ये नहीं है। देखो ये अभी जो आपने कोशिश की है ना कासिम भाई, ये जो अभी आपने उर्दू में स्टेटमेंट बोली है, एक्चुअली मेरी आपसे गुजारिश ये है, आपसे भी गुजारिश है और हर एक से गुजारिश है कि यार कॉन्सेप्ट हमेशा उस जुबान में होना चाहिए जो आपके ख्वाबों की जुबान हो, लैंग्वेज ऑफ योर ड्रीम्स। तो अब जितने लोग यहाँ हैं उनमें से मुझे को बता दे किसी को अंग्रेजी में ख्वाब आते हैं तो बताए। नहीं आते ना? तो फिर अगर ख्वाब अंग्रेजी में नहीं आ रहा सर, तो वो जिस जुबान में आपको ख्वाब आते हैं ना, उस जुबान में कॉन्सेप्ट को समझें और जुबान में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, उसमें वैल्यू है। ठीक है? हाँ, मैं ये नहीं कहता आपको ये जो आपने स्लाइड बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है, ये स्लाइड ठीक है, लेकिन सर ये स्टेप नंबर 2 पे दिखाएं, स्टेप नंबर 1 पे स्टोरी सुनाएं अच्छे तरीके से, तस्वीर के साथ। ठीक है ना? तो फिर जो आपने उर्दू में फरमाया बाद में कहने की जरूरत नहीं है, पहले बताएं हमें यहाँ कि सर की गेम ये है। आपको पता है लोग बड़े मसरूफ हैं, ये तो ग्रुप वैसे बड़ा मसरूफ है,
इतना कीमती वक्त है उनका, सारे कामयाब हैं और जवान भी हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों का वक्त हम कैसे जाया कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने आपकी चंद बातें सुननी है 2-3 मिनट के, उसके बाद दोबारा बिजी हो जाना है। तो इसलिए बस वो 2-3 बातें आप इनको सुनाएं, ये समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, कहेंगे यार आज का काम मुकम्मल हो गया। असूल वैसे भी आपने देखा होगा, आप तो वो ट्रेंड रहा ही नहीं जहां 25-20 मिनट की कोई वीडियो। अब तो आपने, इवन मैंने भी देखनी हो तो मैं कौन सी वीडियो देखता हूं जो 4 या 5 मिनट की हो। मैं यार इससे ज्यादा टाइम नहीं है भाईजान, चीज समझ आती है आए, नहीं तो भाड़ में जाए। ऐसा ही है ना। तो अगर अपने मुतालिक मैं ये पसंद करता हूं तो मैं यकीनी तौर पे आपका भी टाइम बताऊंगा, ठीक है। तो सर आपने वक्त बचाना है, इसलिए उर्दू में पहले बताएं, उसके बाद जब उर्दू में बता चुके हैं, सबको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और तस्वीर भी लाजमी दिखाएं, फिर उसके बाद जिसने अगले स्टेप में मूव करना है, जो चाहता है भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो कहें सर अल्लाह ताला सिर्फ जन्नत में भेज दे, ठीक है, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और कुछ कहेंगे नहीं यार मुझे तो बहुत आला दर्जा चाहिए। कोई आला दर्जे में एम हमेशा ऊंचा होना चाहिए, अल्लाह से रहमत की कोई उम्मीद होना चाहिए, लेकिन फिसलने का भी इम्कान है ना सर। तो लालच क्यों करते हैं आप? अल्लाह से खैर मांगे, अफियत मांगे और रीजनेबल लेवल तक कर लें काम, ठीक है, ठीक है सर। बाकी अंग्रेजी बाद में, अब पहले कॉन्सेप्ट बता दें। चलें बिस्मिल्लाह करें सर। आपको इस सारी प्रेजेंटेशन में, सारी स्टडी में जो माशाल्लाह आपने की है, बड़ी मेहनत से आपने स्लाइडें भी बनाई हैं। आपका कंपैरिजन वाली स्लाइड मुझे वैसे पसंद भी आई है, जो इससे अगले वाली है। 6 स्लाइडें आपने माशाल्लाह बनाई। इस सारे एफर्ट के बाद आपको जीटीएम के मुतालिक जो चीज समझ आई है ना, उसको पहले बता दें, बाद में स्लाइडें दिखा दें, ठीक है सर। चल, और ये स्लाइड सर जो जीटीएम है, बेसिकली जीटीएम यूज किया जाता है एज लोड बैलेंसर, जो मुख्तलिफ डाटा सेंटर्स की कनेक्टिविटी या नेम इंटेलिजेंस डीएनएस को रिजॉल्व करने के लिए होता है, 2 डाटा सेंटर्स के दरमियान। ये विद इन डाटा सेंटर्स यूज नहीं होता, मुख्तलिफ सर्वर्स की आपस में लोड जो ट्रैफिक है उसको वर्किंग के लिए ये एट यूज होता है। 2 मल्टीपल डाटा सेंटर्स जो मुख्तलिफ ग्लोबल जियो लोकेशन में पड़े हों उनके लिए इस्तेमाल के वहाँ पे यूज किया जाता है। ये डीएनएस को रिजॉल्व करता है और उसके बाद ट्रैफिक जो है वो लोकल एलटीएम की तरफ भेज देता है, फिर आगे वो उनका वर्किंग होती है जो नॉर्मली लोड बैलेंसर्स की होती है। और ये इनका अपना प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल है, आई क्यूरी प्रोटोकॉल, इसको यूज करके वो ये वर्किंग करता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, आप माइक म्यूट कीजिए एक दफा प्लीज। ये जो आपकी अगली स्लाइड्स है ना, वो हम देखते हैं अभी। एक दफा थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा कोई और बंदा इसमें ऐड करना चाहे स्टोरी के मामले में, कोई बंदा सिर्फ कहे सर मैं स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे समझ आ गई ये जीटीएम क्या है, एलटीएम क्या है सर। मैं सुनाऊं? हाँ हाँ बिस्मिल्लाह यार, कौन है प्लीज रोल नंबर बता दें। 148 फैसल। जी जी फैसल भाई बताएं। सर एलटीएम जो होता है लोकल प्रेमिसेस पे लगा होता है जहाँ पे एंटरप्राइज है, सर्वर पड़े हैं, ठीक है। और जो जो जीटीएम होता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि जिसमें जैसे डीएनएस जो है वो नेम रिजॉल्व करता है कि मतलब उसके पास जो कोई क्यूरी आती है डायरेक्ट कर देता है
इसके साथ साथ वो जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर भी करता है, लेकिन राउटिंग नहीं करता जीटीएम। जो जीटीएम है वो जो है सिर्फ उसकी क्यूरी रिजॉल्व करता है एलटीएम की, जो आपके एलटीएम की तरफ से उसकी तरफ आती है, और रीडायरेक्ट कर देता है ट्रैफिक को। ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक हो गया, चले मैं इसको ऐड अप ऑन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक्स, बिल्कुल आपने योर टॉक सेंस। अच्छा यार, अब मुझे सारे ये बताओ कि तुम लोगों को ये तस्वीर नजर आ रही है एक? अच्छा यार, आपके पास ये एक एलटीएम है और इसके पीछे कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, S1, S2, S3। ये तीनों एक ही सर्विस दे रहे हैं। ये वेब सर्वर है। मैंने एक दुकान खोली है एबीसी सर्विस की, और ये इन तीनों सर्वर्स के ऊपर वो वेब सर्विस उसकी चल रही है, वो वेब सर्वर चल रहा है। मींस मेरा वेब पेज इन तीनों पे अवेलेबल है। आगे ये एलटीएम लगा हुआ है, लोड बैलेंसर लगा हुआ है। तो आपको पता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये यूजर है मेरा, और इस यूजर की रिक्वेस्ट इस एलटीएम पे आएगी, और ये एलटीएम बेस्ड ऑन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है, इस यूजर की रिक्वेस्ट को किसी एक सर्वर से सर्व करा देगा। सर ये वो बात है जिसको पिछले 8-10 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है। ये नॉर्मल एलटीएम का काम है। आपने अपने सर्वर जो हैं किसी डेटा सेंटर के अंदर होस्ट करा दिए। आपके पास खुद नहीं सर्वर आपका था, आपने कहा किसी डेटा सेंटर में, वतीन के डेटा सेंटर में रख लो। 3 सर्वर आपने रखे, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वतीन टेलीकॉम के डेटा सेंटर में आपने अपने 3 सर्वर रख दिए। उन 3 सर्वर पे आपकी ई स्टोर चल रहा था, दुकान चल रही थी एक। जो भी यूजर दुनिया के किसी कोने से आता है वो आपके इस एलटीएम यानी इस लोड बैलेंसर के वर्चुअल सर्वर के आईपी पे आएगा, ऐसा ही है, और उसको एक्सेस मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम टू एनी ऑफ दीज सर्वर्स। अच्छा, अब पाकिस्तान की हद तक मैंने एक मेल डेटा सेंटर चूज किया, बस वतीन का मैंने पकड़ा है और 3 सर्वर ले लिए हैं, उनसे क्या लोड बैलेंसर भी चाहिए। अब अगर मेरा यूएस का कस्टमर है, यूके का कस्टमर है, ऑस्ट्रेलिया का कस्टमर है, मिडिल ईस्ट का कस्टमर है, उसने भी अगर आकर मेरी वेबसाइट पे लैंड करना है तो उसे लंबा चक्कर पड़ेगा ना। यूएस से बंदा आएगा इस वर्चुअल सर्वर के आईपी पे, ठीक है जी, उसको मेरे सर्वर सर्व करेंगे, सारे प्रोसेस में लेटेंसी आएगी, डिले आएगी। मिसाल के तौर पे उसको मेरे ई स्टोर से कोई चीज पसंद आ जाती, कहता जी मैं खरीदना चाहता हूं। अब आप खुद बताएं मुझे कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कहीं भी आपको डिले नजर आए, आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, आपको डिले लग रहा है, तो आप फटाफट उस चीज को छोड़ देते हैं, कोई यार ये तो खाना खराब लोड ही नहीं हो रही, फंस ना जाए मेरी ट्रांजैक्शन, ऐसे ही होता है ना। तो अब अगर इस तरह का माहौल है कि आपने अपना वतीन के अंदर दुकान खोली हुई है डेटा सेंटर में सर्वर की सूरत में, और कनाडा से बंदा एक्सेस कर रहा है, उसको डिले मिल रहा है, तो बिजनेस लूज होने के चांस है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपको कनाडा के अंदर ही एक डेटा सेंटर से एक अदद लोड बैलेंसर लेना चाहिए, अपने 3 सर्वर वहां भी होस्ट कराने चाहिए, S1, S2, S3। याद रखें ये डेटा सेंटर कौन सा है, किसका है, किस मुल्क में है? कनाडा में पड़ा हुआ है, ताकि ये यूजर जो है ये इसने, और ये इन सर्वर्स पे भी वो मेरी वही ई स्टोर वही चल रहा है, वही वेबसाइट इस पे भी होस्टेड है, सेम
इधर भी। मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान के डेटा सेंटर में और ये कनाडा में। तो अगर ये यूजर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कनाडा बैठा है, तो असूली तौर पे से क्या होना चाहिए कि इसको कनाडा के डेटा सेंटर के इस लोड बैलेंसर से सर्व होना चाहिए, इसकी रिक्वेस्ट यहां जानी चाहिए। दोबारा यहां पर भी वर्चुअल सर्वर का आईपी होगा एक, वो आईपी डिफरेंट होगा। इसका लेट से बी है, इसका लेट से ए है, वर्चुअल सर्वर का आईपी इसका बी है। तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास और अकॉर्डिंगली ये इनमें से किसी एक से सर्व हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। ये आपका दोबारा कौन सा रोल है इस लोड बैलेंसर का? एलटीएम। एलटीएम बुनियादी तौर पे आपकी उस ट्रैफिक के अंदर लोड बैलेंस करता है जो आपके डेटा सेंटर के अंदर एंटर हो रही होती है, ट्रैफिक एंटरिंग टू योर डेटा सेंटर। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सामने आना चाहिए कि सर ये यूजर है मिसाल के तौर पे कनाडा में, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मेरी वेब सर्विस का ये वाला वर्चुअल सर्वर आईपी है? कैसे वो इस लोड बैलेंसर कनाडा लोड बैलेंसर की तरफ वो किस तरह से ट्रैफिक को सेंड करेगा? इसी तरह से आप ये तीसरा एग्जांपल ले लें, यूके के अंदर यहां पर भी एक लोड बैलेंसर है, पीछे मेरे 3 सर्वर हैं। यूके के अंदर यहां एक यूजर है, उसने एक्सेस करना है, असूली तौर पे उसको इस वाले लोड बैलेंसर के पास क्वेरी जानी चाहिए उसकी। इसका भी एक वर्चुअल सर्वर का आईपी है, मिसाल के तौर पे वो आईपीसी है। तो इसको भी कैसे पता चलेगा कि मैंने आईपीसी के पास जाना है? लेट्स से मेरी कंपनी की वेबसाइट की जो यूआरएल था वो vpn.example.com था। आपको पता है कि जब मैंने कभी भी एज अ यूजर कोई साइट एक्सेस करनी हो तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कहां जाती है? डीएनएस के पास। सर मैंने इसी बिहेवियर को इस्तेमाल करना है जीटीएम को अंडरस्टैंडिंग के लिए। जीटीएम कुछ नहीं है मास्टरवाई एनहांस्ड या इंटेलिजेंट डीएनएस। इट्स अ इंटेलिजेंट डीएनएस। दिस इज व्हाट इज जीटीएम। वो इंटेलिजेंट डीएनएस कैसे है? वो इस तरह से है कि जीटीएम के पास पाकिस्तान के डेटा सेंटर के इस वीएस की भी एंट्री होगी, उसके पास ये यूके की भी एंट्री होगी, उसके पास ये कनाडा की भी एंट्री होगी। यूजर की रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले किसके पास आएगी? यूजर की रिक्वेस्ट आएगी जीटीएम के पास। क्या मुझे एक्सेस करना है क्या? vpn.example.com। तो जीटीएम ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर ये देखेगा कि यार ये जो यूआरएल है ये बेस्ट कौन सा वाला लोड बैलेंसर है जिससे मैं इस रिक्वेस्ट को सर्व करा सकता हूं, पाकिस्तान वाला, यूके वाला या कनाडा वाला। अब हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये रिक्वेस्ट आई थी, यूजर था कनाडा में, तो जीटीएम कहता है नहीं यार ये कनाडा वाला, तो कनाडा वाला का जो वर्चुअल सर्वर का आईपी है वो क्या है? बी। तो सर इसकी इस रिक्वेस्ट के जवाब में वो उसको बी रिप्लाई कर देगा, कहेगा यार ये बी के पास जा, और ये अपनी इस रिक्वेस्ट को कहां आगे ले जाएगा? बी के पास। और ये जो बी के पास उसकी रिक्वेस्ट का जाना है ना, ये नॉर्मल राउटिंग से होगा, ये नॉर्मल राउटिंग का चैनल फॉलो करेगा, वो जीटीएम के थ्रू नहीं करेगा। जीटीएम का रोल सिंपली इतना था कि उसने रिक्वेस्ट सेंड की डीएनएस क्यूरी की सूरत में, और जीटीएम ने उसकी उस रिक्वेस्ट को, उस नाम को रिजॉल्व करके एक आईपी दे दिया बेस्ट एलटीएम का, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। वो आप जीटीएम में डिफाइन कर सकते हो, लेटेंसी, कॉस्ट, जियोलोकेशन, इट कैन बी एनी क्राइटेरिया। दिस इज व्हाट इज जीटीएम। ये है आपका जीटीएम। फैसल ने एक बात समझ वाली की, उसने कहा कि जीटीएम का, ऑल्दो वो बोला रैंडम है कि सर जीटीएम के अंदर से ट्रैफिक नहीं जाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जीटीएम का काम क्या है? सिर्फ ये बताना कि तुम्हारा, उसने रिजॉल्व करके जो जवाब देना ना, उस जवाब में उसने एलटीएम का बता देना है कि जाओ इस एलटीएम के पास, और आगे गेम एलटीएम ने खेलनी है। अब इस एग्जांपल में जो आपके सामने है, भाई ये मेरा एक जीटीएम है, इसके पास 2 डेटा सेंटर्स हैं, यूएस का और यूके का। भाई इन दोनों डेटा सेंटर्स के पीछे, यहां पर एलटीएम के पीछे एक सर्वर चल रहा है जिसका यूआरएल है vpnexample.com। एक क्लाइंट आया, लेट्स से ये यूएस में बैठा हुआ था, उसने एक्सेस करना था इस vpnexample.com को।
नॉर्मल कंडीशन में रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? डीएनएस के पास। भाई लोकल डीएनएस से होती हुई ट्रैफिक गई जीटीएम के पास। जीटीएम ने जवाब में क्या बताना है उसको? जाओ 10.10.11 के पास। ये 10.10.11 बेसिकली इस यूएस के वर्चुअल सर्वर का आईपी है, ठीक है। इस तरह से ये यूके के का जो एलटीएम है उसका आईपी 20.20.21 है। तो इसने उसको कहना जाओ यार इसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में तुम्हें इसके पास जाना चाहिए। अगला स्टेप क्या है? भाई नॉर्मल जो राउटिंग का चैनल है इंटरनेट का, आपका ये क्लाइंट उसको फॉलो करेगा, रिक्वेस्ट लेके आएगा इस एलटीएम के पास। एलटीएम ने आगे वही गेम खेलनी है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड बैलेंसिंग जो भी आपने डिफाइन किया है, रिक्वेस्ट एंटरटेन हो जाएगी। कोई सवाल? इसीलिए ये जीटीएम पुराना नाम है, इसीलिए अब उन्होंने इसका नया नाम क्या रख दिया है? F5 DNS। और बाय द वे ये कोई अलग डब्बा नहीं है भाईजान, ये F5 ही है। ये F5 को आपने एज DNS कॉन्फ़िगर किया हुआ। इट्स F5 DNS। ये आपका F5 LTM है। दिस इज योर F5 DNS। यहां पर आपको इसीलिए यहां पे एक F5 के अंदर ही मॉड्यूल था, एक्सेस पॉलिसी मैनेजमेंट, यानी यूजर की ऑथेंटिकेशन करा रहा होगा एपीएम का मॉड्यूल। अब मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, एक चीज नोट करो, मैंने कहा ना F5 के अंदर कम से कम 10 से 12 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आप निकाल सकते हो सिर्फ F5 के अंदर। F5 की वीएम आपके पास आ गई, लाइसेंस एपीएम का भी है, लाइसेंस एएफएम का भी है, लाइसेंस एलटीएम का भी है, लाइसेंस डीएनएस का भी है। मैंने नहीं लैब करानी, ये मेहनत आपको खुद करनी है। F5 कभी भी सिंगल नहीं लगाओगे, हमेशा HA में होगा। इट कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट, हाई अवेलेबिलिटी क्लाउड के अंदर लोड बैलेंसिंग को, सर्विसेज को रिलायबल बनाने के लिए। तो जो चीजें आपको दरकार थी इस हवाले से वो सारी हैं आपके पास। क्लास को बात समझ आई है? सर जी मुझे बेसिकली ना जो भी प्रेजेंटेशन इसके बाद होगी ना वो ऐसे चाहिए, इसके बाद स्लाइडें जरूर दिखाएं, को प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीज समझा दें सादा जुबान के अंदर। हमें छोटी छोटी चीजें पता, नेटवर्किंग में हमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पता। खुद भी सीखना हो ना तो पहले सीखें जरा। उसके लिए होता ही है, आपको 2, 3, 4 वीडियो देखनी पड़ती हैं, 2, 4 ब्लॉगों से रीड करना पड़ता है। कोई एक काम की बात एक जगह पता चलती है, एक काम की बात एक जगह पता चलती है। सुबह एक बंदे ने प्रेजेंटेशन दी, उसने मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे ये बता दे कि एलटीएम और जीटीएम इनकी पोजीशनिंग बता दे क्या है। कहता जी एक ही डेटा सेंटर के अंदर एलटीएम भी होगा और जीटीएम भी होगा। और विद इन, जिस तरह अभी कासिम भाई कह रहे थे कि विद इन डेटा सेंटर जीटीएम काम करता है। सर गलत कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअली इट्स रॉन्ग। जीटीएम का काम यह है कि इट्स जस्ट एडवांस डीएनएस। उसने सिर्फ रास्ता बताना है। आपकी रिक्वेस्ट जाएगी अब जीटीएम के पास, उसने कहना है फलाने डेटा सेंटर के पास चले जाओ, वो तुम्हारे से नजदीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप देखें जब आपने F5 का इमेज डाउनलोड किया था तो आपको याद है उसने आपसे मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम पूछे, सिंगापुर, फला फला फला। वो ये आपसे पूछ रहा था कि बताओ कि तुम किस एरिया में हो ताकि तुम्हें तुम्हारे से नजदीक तरीन एलटीएम से सर्व कराया जाए। जब मैंने चूज किया था सिंगापुर तो उसने मुझे सिंगापुर का डेटा सेंटर में जो लोड बैलेंसर लगा था ना उसके साथ उसने मुझे थ्रू करा दिया। आप समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट इज जीटीएम एंड दिस इज व्हाट इज एलटीएम। कोई सवाल? जीटीएम आपके पास डेटा सेंटर्स होंगे, उनमें जिस तरह आप एलटीएम लगाते हो उस तरह आप जीटीएम लगाओगे। आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनमें ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजमेंट लाजमी हो रही है, एलटीएम लाजमी है। अब देखें इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। हमारा मसला यह है कि हम लोग नेटवर्किंग के बंदे राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉल से आगे बढ़ते ही नहीं है। हम समझते हैं ऐसे नेटवर्किंग के यही कंपोनेंट्स हैं, और भाई ऐसा हो नहीं सकता। यार माइक म्यूट करें प्लीज, जरा माइक म्यूट करें।
मैंने गुजारिश की हुई है कि सर सवाल आपका होता है, आप रेज हैंड करें, ठीक है सर, उसके बाद मैं आपको खुद अलाउ करूंगा, फिर आप सवाल करें। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे क्लास का टेम्परामेंट पता है, स्टोरी टोटल 15-20 मिनट 25 मिनट की है, वो समझ जाए, आपका आज के पैसे पूरे हैं, ठीक है ना। मेरा भी रिस्क हलाल इसी में ही है, आपका भी रिस्क हलाल इसी में ही है। सवाल क्या था? हाँ, राउटर, स्विच, बहुत हो गया, फायरवॉल, ठीक है जी, आइस, एक्सेस पॉलिसी मैनेजमेंट, इसके आगे हम चलते ही नहीं है। मुझे आप बताएं, क्या कोई नेटवर्क ऐसा हो सकता है जहां लोड बैलेंसर ना लगाओ? मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कंपैरिजन पढ़ो, कंपैरिजन पढ़ो, कंपैरिजन पढ़ो। खुद माशाल्लाह आप लोगों ने स्लाइड ढूंढ के मुझे बताया, अच्छा सर इतनी रेशो इसकी है, इतनी रेशो इसकी है, इतनी रेशो इस, ये सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये हो नहीं सकता कि एक डेटा सेंटर हो, भाई आप किसी से कहते हो मुझे डीएनएस चाहिए, डीएनएस चाहिए, डीएनएस सर्विसेज आप लेते हो ना, एक आप अपना कंपनी का लोकल डीएनएस खड़ा करते हो, दूसरा आप सर्विस प्रोवाइडर से मांगते हो। तो कभी आप सर्विस प्रोवाइडर से पूछे तो सही कि यार तेरा जो डीएनएस है वो क्या चीज है? समझ रहे हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं, और मोस्टली हर एक ने किया होता है ऐसा, उन्होंने जीडीएम लगाया होता है। क्योंकि आप खुद बताओ मुझे, ये जो पहला स्टेप है, क्या ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल ये नहीं है? अगर डीएनएस रेजोल्यूशन में डिले होएगा तो क्या परफॉर्मेंस का बैंड नहीं बच जाएगा? मुझे बताएं, गेम सारी चल किस पे रही है? डीएनएस के ऊपर यार। इसलिए मैं गुजारिश दोबारा कर रहा हूं कि ये कोर्स में अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो जो जो आइडियाज आपके साथ शेयर किए जाते हैं उनको, और ये मैं दोबारा क्या कह रहा हूं, जो कोर्स कंटेंट था ये आर्किटेक्चर वाला, यार ये आर्किटेक्चर वाला कोर्स कंटेंट पे तो वो कहते थे ये बाकी लोग कराएंगे कैसे? एज्योर, एडब्ल्यूएस, और भाई ये क्लिक 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 4 स्टेप हैं टोटल। इस पे पैसा कौन कमाएगा? एडब्ल्यूएस पे पैसा कौन कमाएगा? एडब्ल्यूएस वाले। क्यों? वो आपकी जहालत के ले रहे हैं पैसे। अगर क्लास रिकॉल करें, मैंने सबसे पहले क्लास को कहा था कि यार अगर कोई बंदा जेन्युइनली चाहता है कि वो वैल्यू ऐड करे, तो एज्योर और एडब्ल्यूएस पे काम तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ क्लिक्स। ये काम करना है आपने, यहां क्लिक करें, ये करें, ये करें, ये करने लिए हो गया, ले जी आपके इतने पैसे हैं, चलो जी कहानी खत्म। ये है वो जाहिलों वाली बात। ये समझने की कोशिश करें उन्होंने पीछे किया क्या हुआ है। समझ रहे हैं? AWS के अंदर वो आपसे कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन, वो आपसे कहते हैं क्या कहते हैं उसका नाम, हमने यहाँ पर रीजन्स बनाए हुए हैं, रीजन्स के अंदर जोन्स हैं। सोचो तो सही यार, इसके पीछे होगा क्या? आपकी रिक्वेस्ट जाती कैसे है उस रीजन के ऊपर? बात समझ आ रही क्लास को? तो ये स्किल बिल्ड करें और इस पे ईमानदारी से काम करें, आपको ये चीज बेनिफिट करेगी। अब सवाल करें यार, कोई बंदा सवाल करना चाहता, किसी ने माइक अनम्यूट किया हुआ था। सर समझ आ गई है। अच्छा चलें ठीक। यार जीटीएम रेडियस की बेसिस पर डिसीजन करता है, ये क्या सवाल है? मुझे नहीं समझ आई। क्या रेडियस की बेसिस पे डिसीजन करता है? रेडियस कहाँ आ गया दरमियान? अस्सलाम वालेकुम सर। जवान साहब, सर ये जो डीएनएस आप तस्वीर में नजर आ रहा है, डीएनएस और जीटीएम सर, हाँ जी, सर इनमें डिफरेंस क्या करेंगे सर? ये जो आईपी से नेम में कन्वर्ट कर रहा है, और सर हाँ जी, जीटीएम सर इनमें फिर क्या क्या फर्क होगा सर इनमें? ये तो फिर एक जैसे काम कर रहे हैं सर। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। लोग काम एक जैसे कर रहे हैं, लेकिन यही चीज तो उसने आपको बताई थी पहली स्लाइड में, उसने दिखाई थी, 4 लाइनें लिखी हुई थी, और बहरहाल उसने वही बातें आपका इसने रिपीट की, ठीक है। और वो स्लाइड मैं आपको भी दिखाता हूँ,
जो बात भाई ने की थी वो गालिबन इंटेलिजेंट डीएनएस की थी ना, आपने उन्होंने यूज किया था वर्ड इंटेलिजेंट डीएनएस, ठीक है, कि जीटीएम इज अ इंटेलिजेंट डीएनएस, ठीक है। जी बिल्कुल। अब जीटीएम अगर इंटेलिजेंट डीएनएस है तो उसमें ये इंटेलिजेंस है ना, बेसिकली आपका होना क्या है, आपका नाम रिजॉल्व होना है। डीएनएस का काम तो जी, यही है, google.com के अगेंस्ट मुझे आईपी दे देगा, ठीक है। जी। अब मुझे आप ये बताएं, मैं इसको इस तरह सिंपल करता हूं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ, ठीक है, मैं अपने ब्राउजर में google.com लिखता हूं, मेरी ये रिक्वेस्ट आती है डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए, तो नॉर्मली क्या स्टेप्स होते हैं, क्या आर्किटेक्चर होता है डीएनएस का। पहले स्टेप में अक्सर कंपनी से अपना एक लोकल डीएनएस लगाया होता है। लोकल डीएनएस के अंदर कौन सी एंट्रीज होती हैं, लोकल डीएनएस के अंदर वो एंट्रीज होती हैं जिसके लिए आप अथॉरिटेटिव हैं। मिसाल के तौर पे कॉर्वेट है ना, तो corvette.com की हमारी वेबसाइट है, तो corvette.com की वेबसाइट को हमें डीएनएस के लिए रिजॉल्व कराना है। अच्छा, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जहां corvette.com की वेबसाइट है उसके साथ कॉर्वेट का डीएनएस भी होना चाहिए। अब वो डीएनएस जो है वो अथॉरिटेटिव होगा किसके लिए, कॉर्वेट के लिए, मतलब उसके अंदर एंट्री हुई होगी किसकी, कॉर्वेट की, राइट। और फिर दूसरा काम मैं ये करूंगा कि जो आईएसपी मेरा है उसे मैं कहूंगा कि तुमने ये वाला ये नाम जो है ये अपने डीएनएस के रिकॉर्ड्स एज ए रिकॉर्ड अपने डिफाइन करना है। तो एक एंट्री मेरे अपने लोकल डीएनएस के अंदर हुई, दूसरी एंट्री मैंने कहां करवाई, दूसरी एंट्री मैंने करवाई अपने आईएसपी के अंदर, या आईएसपी के डीएनएस के अंदर भी ये मेरी एंट्री होनी चाहिए। तो यहां पर जो आपको लोकल डीएनएस नजर आ रहा है ये वो किसी भी कंपनी का जहां से एक क्लाइंट कनेक्ट कर रहा है ये उसका लोकल डीएनएस है। भाई क्या प्रोसेस होता है डीएनएस की क्यूरीज का, आपको आसिफ साहब ने बताया होगा डिटेल के साथ। पहले आपकी जो क्यूरी जाती है वो आपकी आइटरेटिव क्यूरी होती है। आइटरेटिव क्यूरी में और रिकर्सिव क्यूरी में क्या डिफरेंस होता है, देयर इज वन क्यूरी व्हिच इज आइटरेटिव, एक होती है रिकर्सिव क्यूरी। आइटरेटिव क्यूरी में गालिबन ये होता है कि आप जब आपको वो नई जवाब मिलता है तो वहीं ब्रेक लग जाती है। रिकर्सिव में होता है कि अगर लेट से आपके लोकल डीएनएस के पास एंट्री नहीं है किसी डेस्टिनेशन की तो वो टॉप लेवल डोमेन के पास जाएगा, टॉप लेवल डोमेन उसको नेक्स्ट लेवल डोमेन के पास भेज देगी, फिर इस तरह से थर्ड लेवल डोमेन। तो अल्टीमेटली वो डीएनएस जो उसके लिए उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए अथॉरिटेटिव है उस तक आपकी क्यूरी चली जाती। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये स्लो भी है, इसमें डिले भी होता है, तो वहां पर ही आपने ये जीटीएम का फीचर ऐड किया होता है। तो उसकी मैं आपको अब एग्जांपल जरा लार्ज स्केल पे देता हूं। मैंने गूगल एक्सेस करना है लाहौर में बैठ के, तो मैं जब अपनी google.com की क्यूरी सेंड करूंगा तो असूली तौर पे ये उस डीएनएस से रिजॉल्व होनी चाहिए जो गूगल के लिए अथॉरिटेटिव है, लेकिन वो पता नहीं कहां पड़ा होगा। अब उसके लिए उन्होंने किया ये कि भाई जो नियरेस्ट यहां पर गूगल का डेटा सेंटर है जीटीएम लगा होगा आईएसपी के पास, और उन्होंने इंश्योर किया होगा कि उन जीटीएम के अंदर गूगल का नियरेस्ट डेटा सेंटर है उसके वर्चुअल सर्वर की आईपी वहां उसमें मौजूद हो, राइट। ये चीज बाय डायरेक्शनल इंटरेस्ट होता है, उस एंड वेबसाइट वाले का भी होता है, इसमें गूगल का भी इंटरेस्ट होगा और आईएसपी का भी होगा। आईएसपी का क्यों होगा कि भाई आप डीएनएस सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप देखते हो कि यार मेरी रेजोल्यूशन स्लो है, मुझे परफॉर्मेंस नहीं अच्छी मिल रही इस आईएसपी के थ्रू, तो आप आईएसपी बदल लेते हो, या आप कहते हो नहीं यार मैं तुम्हारे से डीएनएस सर्विस नहीं लेनी, मैं तुम्हारे दूसरे से लेनी है, तो उनका भी खतरा होता है। तो इसलिए वो भी ऐसा करते हैं कि जो कॉमन साइट्स हैं वो एंट्रीज उन्होंने मल्टीपल डाली होती हैं। तो इस तरीके से ये सारा मामला चलता है। अब बेसिकली ये जीटीएम कहां पे होना चाहिए, मेरा आईएसपी उसके पास जीटीएम होना चाहिए, राइट। मेरी अपनी कंपनी अगर उसका इतना साइज है वो भी जीटीएम लगा सकती। आई होप इट क्लैरिफाइज। जी जी सर, मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। ये कासिम भाई आप स्लाइड शेयर कराएंगे।
ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो जीटीएम में मिलते हैं और एलटीएम में है। फुल फॉर्म इसको ग्लोबल ट्रैफिक बैलेंसर है जीटीएम, और एलटीएम लोकल ट्रैफिक मैनेजर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नेम है ग्लोबल लोड बैलेंसर जीटीएम और एलटीएम सर्वर लोड बैलेंसर। नेम रेजोल्यूशन जो फंक्शन है वो जीटीएम परफॉर्म नेम टू आईपी रेजोल्यूशन, बट एलटीएम के अंदर ये काम नहीं होता, नेम और डीएनएस। स्कोप जो है उसमें जीटीएम लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट बिटवीन डेटा सेंटर्स, और जबकि एलटीएम में एलटीएम इज अ लिमिटेड सिंगल डेटा सेंटर एंड लोड बैलेंसर ट्रैफिक बिटवीन सर्वर्स विद इन द सेम डेटा सेंटर। अभी सिंह डालेगा, तो बड़ी अच्छी स्लाइड आपने ढूंढी हुई है। अब तो माइक म्यूट कीजिए एक मिनट, या आप नहीं पीछे करें सर। अब देखें, once the GTM has provided name to IP resolution to client, GTM work is complete. ये काम है इसका GTM का। आपने रिक्वेस्ट करनी है, उसने आपको बेस्ट नाम दे देना है, ये पकड़ो भाई, राइट? सर प्लीज कंटिन्यू करें। इसी तरीके से जो ट्रैफिक टाइप है उसमें डीएनएस ट्रैफिक इज सेंट वाया रिक्वेस्टर क्लाइंट। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो जीटीएम के पास जाती है, फिर वहां से रिजॉल्व होकर वो आगे चली जाती है। और जो कि एलटीएम है इसमें एक्चुअल डाटा कम्युनिकेशन ट्रैफिक एंड पोर्ट नंबर इज सेंट बाय द क्लाइंट रिक्वेस्टर्स। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ट्रैफिक जब एक डीएनएस रिजॉल्व हो जाता है रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से, तो दोबारा क्लाइंट जो जाती है वो एलटीएम के पास जाती है, और एलटीएम और कम्युनिकेशन जो ट्रैफिक है वो पोर्ट नंबर की बेस पे उसको क्लाइंट को उससे सिक्योर रिजॉल्व हो जाती है, उसको मिल जाता है। इसी तरीके से ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन, वंस जीटीएम हैज प्रोवाइडेड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन टू क्लाइंट, जीटीएम वर्क्स इज कंप्लीट। उसके बाद एलटीएम रिमेन्स टिल द होल कम्युनिकेशन start when request hits client IP with port number between client and destination servers is complete। उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है वो सारी LTM के जरिए हो रही होती है। प्रॉक्सी जो है वो GTM के अंदर नहीं होती, और LTM के अंदर प्रॉक्सी फंक्शन होता है, सारा वो प्रॉक्सी करवा रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड WIPS DNS रिजॉल्वर, ये GTM के अंदर होता है, और LTM के अंदर सोर्स नेट, प्रॉक्सी आर्किटेक्चर, वर्चुअल आईपीस, कैशिंग, परसिस्टेंस एंड कंप्रेशन वगैरह इसके अंदर हो रही होती है एलटीएम के अंदर। सर डब्ल्यूआईपी क्या चीज है? विंस फंक्शन का सब नहीं है इसमें। ये वाइड आईपी होता है, माइक नोट कर, वाइड आईपी होता है, इट्स वाइड आईपी। जिस तरह आपका यहाँ पे वेब है ना, वर्चुअल आईपी, वर्चुअल आईपी किसका है? बेसिकली वीएस का, वर्चुअल सर्वर का आईपी वेब है। पीछे 3 फिजिकल पड़े हैं, उनका उनकी रिप्रेजेंटेशन लॉजिकल एक है वेब की सूरत में, राइट? तो ये डब्ल्यूआईपी किस चीज का होगा जीटीएम के अंदर? यूजर, ठीक है। वाइड आईपी होगा एक, तो उसके पीछे क्या होगा? ठीक है, आपको दोबारा बोलें साथ भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे, ठीक है। Wide IP is a mapping of fully qualified domain name to group of virtual server that host the domain's content. The load balancing pools configured for the wide IP। नहीं, जरा कॉन्टेक्स्ट बताओ ना इसके अंदर। ये शफीक है, इस तरह नहीं। Wide IP is a mapping of fully qualified domain name to group of virtual servers। ये कौन से सर्वर्स? सर मैं बताऊं? सर आप बता दें।
सर जैसे गूगल है, गूगल के सर्वर्स पड़े हैं पूरी दुनिया में, हम google.com लिखेंगे तो वो जो वाइड आईपी है वो उस वाइड आईपी फ्रंट साइड होगी, और जो बैक साइड है जैसे गूगल के बाकी सर्वर्स पड़े हैं तो वो हमारे जो लोकल करीबी जो सर्वर होगा उसके साथ हमें वो कनेक्ट कर देगा कुछ। कोई बंदा ऐड करना चाहे इसमें से, वाइड आईपी क्या चीज होती अस्सलाम वालेकुम सर। है? जी वालेकुम सलाम। सर इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। अब लोड बैलेंसिंग फॉर एग्जांपल आप जो कंपनी का यूआरएल है उसके वाइड एपी बेसिकली उसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। ये जरा आपने ना आप ही ने बेसिकली इसको वाइड आईपी को जरा बताना है प्रॉपर तरीके से, सादा जुबान में, एग्जाम्पल के साथ, कि जीटीएम में इसका क्या रोल होता है। ठीक है ना, यू हैव टू डू अ बिट, या आपके इसी तरह से आपकी ये वाली प्रेजेंटेशन काउंट हो जाएगी इसके अंदर, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बंदे बहुत ज्यादा हैं, अभी वक्त बड़ा कम रह गया। ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप यही प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो दिस विल बी काउंटेड एज योर प्रेजेंटेशन। और जो बंदा वॉलंटियर करता है, राइट, वो ए ग्रेड तो उसका लाजमी है, ए स्टार डिपेंड करता है कंटेंट पे। समझ रहे हैं बात आप? एनीवन हु वॉलंटियर्स, ए ग्रेड फॉर मी इज कंपल्सरी मिनिमम, ए स्टार डिपेंड करता है कंटेंट पे। तो आपने वाइड आईपी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। कल आपने हमें बताना है व्हाट इज वाइड आईपी, किस तरीके से ये रिलेट करता है इसके अंदर, सादा जुबान में। और उसके गुजारिश ये है कि तरीका ये होता है कि आप 2-4 जगहों से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और फिर वहां से आपको इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, अच्छा यार ये तरीका ये एक्चुअली काम इस तरह करता है, राइट जी। सर ये मुझे कह रहे हैं इफ्तिखार को? नहीं, इफ्तार को नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ कासिम भाई को। ये प्रेजेंटेशन कासिम भाई दे रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ठीक सर, ठीक। जी, आप प्लीज माइक म्यूट कर दें। सर इसके नेक्स्ट इसके बाद है डिप्लॉयमेंट, कि इनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होती है। जनरली जो जीटीएम है, जीटीएम जनरली ओवर क्लाउड और डीएमजी पैरामीटर जोन इन डेटा सेंटर्स। जो डेटा सेंटर्स के डीएमजी पैरामीटर जोन में आ रही है, जैसे कि आपने बताया था कि ये आईएसपीज के पास भी होता है, और अगर जो हमारी बहुत अच्छा रेफरेंस है, वेरी बेस्ट रेफरेंस। अगर आपको बेसिक का समझ आता है ना, उसके बाद आप इस कंपैरिजन को देखें, ये एक एक पॉइंट आपको क्लियरली बताता है, कंप्लीट समरी। वेरी गुड सिलेक्शन। इसके बाद है जो एलटीएम है, जनरली इन डीएमजी जोन, प्रोडक्शन जोन और डेटाबेस जोन ऑफ डेटा सेंटर्स। जो डेटा सेंटर्स के अपने जोन्स होते हैं डेटा सेंटर्स में, उनके अंदर ये एलटीएम और ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होता है। हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, इनमें बैकअप बॉक्स में, जो जीटीएम का है, बैकअप बॉक्स में भी प्लेस्ड एट डिस्टेंस जियो लोकेशन फॉर रिडंडेंसी, कि अगर एक डाटा जो है जीटीएम वो इसकी आईएसपी के पास है, तो दूसरा उसके लिए किसी दूसरी लोकेशन पे उसका बैकअप या हाई अवेलेबिलिटी के लिए उसका बॉक्स पड़ा होगा। और जो एलटीएम है, इनका बैकअप बॉक्स नीड्स टू बी प्लेस्ड इन सेम डाटा सेंटर एंड सेम वीलैन। तो ये इनकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बिटवीन जीटीएम एंड एलटीएम, के एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। जीटीएम द एजेंट ऑन बिग आईपी लोकल ट्रैफिक मैनेजर uses the iQuery protocol to communicate with the local big 3D agent and the big 3D agent installed on the big IP systems। सर इसमें यह है कि जो दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होती है, कि एक एलटीएम जो है वो जीटीएम्स को किस तरीके से उनके आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो उनका जो iQuery प्रोटोकॉल है, जो इनका प्रॉपर्टी है F5 वालों का, उसके जरिए ये एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं।
The GTM agent monitor both the availability of big IP systems and the integrity of the network paths between the system that host a domain and local DNS servers that attempt to connect to that domain. और इसके जो ये बिग 3Ds हैं, ये लोकल LTMs के पास होते हैं, और इसी तरीके से उनके पास जो GTM है वो उनके जरिए क्यूरीज को हैंडल कर रहा होता है हाई अवेलेबिलिटी के। The LTM and GTM can work together or they can be totally independent. ये इकट्ठे भी काम कर सकते हैं और टोटली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। मसलन जहाँ से LTMs हो रहे हैं वहीं पे उनके पास भी GTM लगा हुआ हो सकता है, और इलादा से भी कहीं पे एक GTM जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। If your organization owns both modules, it's usually using them together and that's where the real power comes in. अगर जहाँ पे दोनों इकट्ठी यूज हो रही होती हैं वहाँ पे उनके लिए वो बड़ी फायदेमंद होती हैं। They do this via protocol called iQuery functioning on TCP port 4345 पे ये काम करती है। Reports virtual IP availability performance back to the GTMs. The GTM can then dynamically resolve VIPs that live on LTM. जो वर्चुअल IPs LTM के ऊपर होते हैं उनको वो रिजॉल्व करके उसकी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। ठीक हो गया। आप काइंडली एक काम करें, आप ये वाली प्रेजेंटेशन जरा सारों के साथ शेयर कर लें यहाँ पे, और आपने जरा ये iQuery का निज़ाम और ये वेब का निज़ाम और दूसरा रेफरेंस आपको ये मैं भेज देता हूँ। अदील ने अदील टीपू, ये अदील भाई ने आपको ये भेजा है। ये लिंक अच्छा है, इट्स अ गुड लिंक, और इसको भी आप रेफरेंस के लिए बेस बना सकते हैं, राइट। इस पर से मटेरियल आप करें। कासिम भाई इसको आप इम्प्रूव करके कल प्रॉपर फ्लो के साथ, पहले स्टोरी सुनानी है आपने, फिर तस्वीर दिखानी है, तस्वीर पे आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फॉलोड बाय द स्लाइड्स। ठीक है सर, ओके। यार आप लोगों ने अभी ये काम करना है कि जो टाइम आप में से बाय द वे कोई ऐसा बंदा रह गया हो जिसने अभी तक लोड बैलेंसर नहीं अपने सेटअप में चलाया, सबका चल गया है? अगर सबका चल गया है तो छोटा सा सेटअप आप बना सकते हो, जिस तरह आपने पहले हुआवे के SLB पे काम किया था, बिल्कुल उसी तरह से LTM के फीचर्स को एक्सप्लोर करें, वर्चुअल सर्वर बनाएं, पूल नोड पूल मेंबर्स, ठीक है, और एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है लोड बैलेंसिंग की मैनुअल टाइप, उसको प्रैक्टिस करें, राइट। यू हैव अराउंड 2 आवर्स विद यू। 10 मिनट की ब्रेक कर लें, 10-15 मिनट की नमाज के लिए, और उसके बाद फिर बाकी टाइम आपका लैबिंग का है, राइट। और साथ भाई आपके साथ लिस्ट शेयर कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इसको सीरियसली लें। और दोबारा से अर्ज है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो मुझे पता है 10 में से हो सकता है 2-3 ऐसे केसेस हों जिनको प्रेजेंटेशन के वक्त या प्रोजेक्ट आइडिया के वक्त इंपॉर्टेंट जरूरी काम याद आ जाएंगे, वो सेशन में नहीं आएंगे। ये हरकतें हम करते आ रहे हैं ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसा करेंगे। तो ऑल्टरनेटिवली कोई बंदा जिसका लिस्ट में नाम बाद में है वो पहले प्रेजेंटेशन देना चाहता है, तो मैं उस दिन उसको अकोमोडेट करूंगा। तो वॉलंटियर मैं पूछूंगा। इसका मतलब है कि हर बंदा इस पे काम करना शुरू कर सकता है। दोबारा से गुजारिश है, जब मैंने एक बार एक प्रोजेक्ट किसी एक बंदे को दे दिया तो फिर मैं वो प्रोजेक्ट किसी और को एलोकेट नहीं करूंगा। ये बुनियादी बात है, बात समझ आ गई है? तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट पहले सेट करवा लूं, अप्रूव करवा लूं, तो लॉक हो जाए और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं। तो ये जो टाइम आपके पास अभी है, जिसने प्रैक्टिस कर ली हुई है, वो अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकता है। और गुजारिश आपसे ये है कि जो बंदे माशाल्लाह मेहनत करने वाले हैं, तगड़े बंदे हैं, उनको नेशनल लेवल पे कंपटीशन का सोचना चाहिए कि यार ये मैं अपना ये वाला प्रोजेक्ट जो है प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट कराऊंगा। बहुत आसान काम है इस वक्त लाइमलाइट में आना। टोटल ये पहले बैच में 1200-1300 बंदे कामयाब जवान में है पूरे पाकिस्तान में। उसमें से क्लाउड के मजीद थोड़े हैं, 300-400 लोग क्लाउड के होंगे, हार्डली इतने होंगे, इससे नहीं है। तो 400 बंदों से मुकाबला है आपका। तो जो बंदा समझदार है, समझता है, उसको अपने लेवल का प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए
ये सोचते हुए कि यार मैं इस काबिल मेरा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा जिसको लोग देखें, और बिल्कुल चीज डुएबल है। 2 महीने पहले जो ये उमैर है, ये इसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं रीजनल सेकंड आ जाऊंगा और ग्लोबल में जाऊंगा मुकाबला करने के लिए। आपको एक चीज समझने की जरूरत होती है कि जब ये बंदा पिक हो जाता है ना, तो फिर वो दूसरे की जरूरत बन जाता है। हुआवे ने के बंदों ने जो मेहनत की पूरे पाकिस्तान से टैलेंट हर्ट करने की, 6 बंदे जो उन्होंने चूज किए, वो लिटरली हमें फोन करके पूछते रहते हैं, सर बंदा चाहिए, हायर करना है हुआवे पाकिस्तान के लिए, आप रिकमेंड कर दें। लेकिन बंदा इस काबिल नहीं होता, हम नहीं रिकमेंड करते। तो अब जो ये 6 बंदे 7 बंदे 6 वो 2 रिजर्व में, वो तो उन्होंने खुद आइडेंटिफाई कर लिया ना कि यार इन बंदों में दम है, इनको एटलीस्ट पता है, और तैयारी इंसेंटिव मिल जाए। ये वही बात है कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्ट हो जाएं, आप कल तक बुरे वाला खेलते रहे, ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है जनाब आप जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसमें फर्स्ट 30 में आ गए हैं। अब जो फर्स्ट 30 में आ गए हैं, आप सोचो कि वो कितना बड़ा बूस्ट है। बात समझ आई है? वो सारी जिम्मेदारी बोर्ड की हो जाएगी। वो फिर देखते हैं एनवायरनमेंट इर्द गिर्द। उमैर की ज़बानी उसने खुद कहा था ना कि सर एक्सपोजर बड़ा था कॉर्पोरेट का, किस तरह वहां काम होता है। तो ये आपके पास एक चांस है, अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह उसके पास एक चांस था, अपॉर्चुनिटी थी। मेहनत करें, राइट लेफ्ट एफर्ट करें, इधर से पूछ उधर से पूछ, इसमें पूछना पड़ता है, इसी में लर्निंग होती है आपकी। राइट जी, तो लेट्स हैव ब्रेक 15 मिनट की ब्रेक कर लें, उसके बाद प्लीज प्रोजेक्ट पे काम करें और